जय भाई दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी के लिए सुप्रभात। आज हम लोग यहां पर प्रारंभ करेंगे जीन प्याजे। कल हमने आपको बताया था वंशानुक्रम वातावरण को लेकर, कल हमने आपको एक महत्वपूर्ण बातें बताई थी और कल ही मैंने आपको जीन प्याजे के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताया था। आज हम लोग यहाँ पर जीन प्याजे के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि जीन प्याजे महोदय ने किस तरीके का सिद्धांत दिया और बालक के किस चीज को लेकर अपना ध्यान एकत्रित करके उन्हें सिद्धांत को प्रतिपादित किया। दोस्तों देखिए, जीन प्याजे सबसे पहले हम बताना चाहेंगे जीन प्याजे को एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। जीन प्याजे को एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए तो उस मनोवैज्ञानिक का नाम है दोस्तों जीन प्याजे। ठीक है दोस्तों, जीन प्याजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे, जिन्होंने 1932 में अपना प्रतिवेदन दिया, अपना विकास संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। दोस्तों देखिए, जीन प्याजे विकासात्मक मनोवैज्ञानिक हैं, निवासी जो है स्विट्जरलैंड के हैं। 1932 में इन्होंने अपना प्रतिपादन दिया और इन्होंने अपने स्वयं के बालक पर और आसपास के बालकों पर 16 वर्ष तक अध्ययन किया। दोस्तों अपने ही बालक पर और आसपास के बालकों के ऊपर 16 वर्ष तक दोस्तों उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या दिया दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। दोस्तों जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और आपसे प्रश्न किया जाता है सर्वप्रथम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो जीन प्याजे महोदय ने सर्वप्रथम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। दोस्तों क्योंकि इसके जस्ट बाद जेरोम ब्रूनर ने दूसरा सिद्धांत दिया था। दोस्तों लेकिन एक विशेषता है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था दोस्तों, इस सिद्धांत में जीन प्याजे महोदय ने शिक्षा को महत्व ना देकर, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जीन प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में शिक्षा को महत्व ना देकर उन्होंने वातावरण को विशेष महत्व दिया था। दोस्तों क्या दिया था? वातावरण को विशेष महत्व दिया था। इसलिए आपसे प्रश्न किया जाता है कि संज्ञानात्मक विकास में शिक्षा को महत्व ना देकर वातावरण को विशेष महत्व दिया गया, वह सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? दोस्तों तो वह सिद्धांत जो दिया गया वह दिया गया जीन प्याजे महोदय के अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास के बारे में जिक्र किया गया, ज्ञानात्मक और मानसिक विकास के बारे में बताया गया है। और दोस्तों इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन प्याजे महोदय ने 4 अवस्थाएं दी हैं। दोस्तों इसीलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। वह अवस्था मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये संज्ञान क्या है? संज्ञान किसे कहते हैं? संज्ञान एक ज्ञान का सर्वोच्च बिंदु जो होता है, एक ज्ञान का सर्वोच्च बिंदु होता है, उसे संज्ञान कहा जाता है। दोस्तों जहां पर व्यक्ति हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है वह संज्ञान कहलाता है। इसलिए परिभाषा याद रखिएगा, संज्ञान की परिभाषा होती है ज्ञान का सर्वोच्च बिंदु, जिसे संज्ञान कहा जाता है। और ज्ञान मतलब ज्ञान का निम्न बिंदु, यहाँ से ज्ञान प्रारंभ होता है। दोस्तों ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बात हो जाती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत हैं वह उन्होंने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, किस तरीके से उनका वर्गीकृत किया। दोस्तों जीन प्याजे महोदय ने सबसे पहली जो बात कही वह कही दोस्तों संगठन। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 2 भागों में बांटा। सबसे पहला इन्होंने दिया दोस्तों संगठन और दूसरा दिया दोस्तों इन्होंने अनुकूलन। देखिए मैंने आपको बताया था इन्होंने शिक्षा को महत्व नहीं दिया है। जीन प्याजे महोदय ने अपने सिद्धांत में शिक्षा को महत्व न देकर वातावरण को विशेष महत्व दिया है। दोस्तों तो देखिए संगठन का मतलब क्या है? यहाँ पर संगठन का मतलब क्या है, इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि इसको हम रफ करके आगे कर सकें। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे संगठन क्या है। संगठन एक बालक को लेकर इन्होंने एक प्रतिपादन दिया। एक बालक है, बालक के अंदर कोई ज्ञान नहीं होता, बालक किसी चीज के बारे में जानता नहीं है, एक अज्ञान बालक है। वह बालक जो कुछ भी नहीं जानता,
जब वह बालक अपनी बौद्धिक क्षमताओं को लेकर, देखिए दोस्तों मैं यहां पर देखूंगा संगठन। संगठन क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों एक चित्र के माध्यम से, जो कि एक समझने के लिए हमारा चित्र रहेगा। देखिए समझने के लिए इन्होंने शब्द का प्रयोग किया संगठन। संगठन के बाद यहाँ किया ना अनुकूलन। अनुकूलन को दो भागों में बांट दिया, आत्मसातीकरण और विशिष्टीकरण। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जरा इसको समझते हैं। जैसे ये बालक है, देखिए दोस्तों ये एक बालक है। अब इस बालक को हम देख रहे हैं कि ये बालक है। ठीक है दोस्तों, इस बालक को हम देख रहे हैं कि यह बालक है। इस बालक ने सबसे पहले क्या देखा कि ये फूल है। ये क्या है? फूल है। अब एक बात बताइए, बालक को यह कब पता चला कि यह फूल है? देखिए बालक अभी एक ज्ञान के निम्न बिंदु पर है। बालक अभी ज्ञान के निम्न बिंदु पर है। बालक अभी कुछ भी नहीं जानता है। बालक को पता चला कि यह फूल है। तो उसको कहां से पता चला फूल है? क्योंकि उसने अपनी प्रत्यक्षीकरण, उसने अपने प्रत्यक्षीकरण और बौद्धिक सूचनाओं को, प्रत्यक्षीकरण और बौद्धिक सूचनाओं को एकत्र करना, देखिए बौद्धिक सूचनाएं क्या होती हैं? बौद्धिक सूचनाएं हमारी बुद्धि से संबंधित होती हैं। हमारी मानसिक जो तंत्रिकाएं होती हैं उनके द्वारा जो हमें सूचना प्राप्त होती है, संवेदना के द्वारा जो हमें सूचना प्राप्त होती है, जिन्हें हमें संवेदनशील के द्वारा सूचना प्राप्त होती है। तो उस माध्यम से उसने क्या किया? प्रत्यक्षीकरण और बौद्धिक सूचनाओं को एकत्रित करके, एकत्रित करना क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है दोस्तों। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो उसने क्या किया? संगठन किया। संगठन क्या किया उसने? सबसे पहले एक बालक है, उसने सबसे पहले संगठन किया और संगठन करके उसने क्या किया कि उसने यह जाना कि ये फूल है। इसका मतलब बालक ने प्रत्यक्षीकरण, मतलब बालक स्वयं वहां पे था और उसने अपनी बौद्धिक सूचनाओं के माध्यम से इस बात का पता लगाया। क्योंकि देखो फूल उसके सामने रखा था, फूल उसके सामने रखा था, इसलिए क्या हो गया? प्रत्यक्षीकृत हो गया। और उसने अपनी बौद्धिक क्षमताओं और बौद्धिक सूचनाओं के माध्यम से अपनी उसको सामान्य से बिठाला, उसमें संबंध स्थापित किया और उसने क्या जाना कि यह फूल है। अब फूल के जानने के बाद उसको, उसके सामने एक फूल रखा था, उसने कहा यह कमल का फूल है। उसने क्या कहा? यह कमल का। देखिए अभी उसके अंदर क्या था? अभी उसने कहा था कि फूल है। देखिए फूल कई प्रकार के होते हैं। अभी उसको यह पता नहीं था कि यह फूल कौन से है, कौन से चीज का फूल है। लेकिन जब फूल उसको पता चला कि यह फूल है, तब उसने क्या कहा? उसने क्या किया? संगठन किया। उसने अपना प्रत्यक्षीकृत और बौद्धिक सूचनाओं को एकत्रित किया और उसने ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान प्राप्त क्या किया दोस्तों कि यह कोई फूल है। लेकिन काय का फूल है? तब इसको पता चला क्या? यह कमल का फूल है दोस्तों। काय का फूल है? यह कमल का फूल है। तो इसीलिए अनुकूलन की जो परिभाषा होती है दोस्तों, यह होती है पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य, नवीन ज्ञान के मध्य समायोजन स्थापित करना। देखिए दोस्तों अनुकूलन की परिभाषा क्या होती है? अनुकूलन की परिभाषा होती है कि पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य
समायोजन होना या समायोजन या संबंध स्थापित करना। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि उसके लिए एक पूर्व ज्ञान तो पहले से था, पूर्व ज्ञान उसको पहले से था कि यह फूल है। तब उसने नवीन ज्ञान के मध्य एक संबंध स्थापित किया, उसने नवीन ज्ञान में यह पता लगाया कि यह फूल काय का है, तब उसको यह पता चला कि यह कमल का फूल है। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे क्या उसको बोल सकते हैं अनुकूलन। इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अनुकूलन बोल सकते हैं इसके लिए। अब देखिए दोस्तों, बालक था, इसको फूल का पता चला, इसके बाद उसको यह पता चला कि यह कमल का फूल है। कमल का फूल पता चलने के बाद अब देखिए उसके अंदर संगठन हुआ, उसने अनुकूलन स्थापित किया। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो दो प्रकार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुकूलन के लिए दो भागों में विभाजित किया गया दोस्तों। अनुकूलन के लिए दो भागों में विभाजित किया गया, क्योंकि देखिए पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संबंध स्थापित करना, तो संबंध स्थापित तो किया जाता है, लेकिन किस तरीके से किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, इसके बारे में जरा हम जानेंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो मैंने बताया आपको आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण मतलब क्या होता है, देखिए उसने पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संबंध स्थापित किया। अब यहाँ पर क्या करेगा दोस्तों, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को लेकर, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को लेकर इसने संबंध स्थापित किया, और यहाँ पर उसने क्या किया, उसकी सूचनाओं को एकत्रित किया। क्या किया दोस्तों, सूचनाओं को एकत्रित किया। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके लिए हम क्लियर है ना, एक बालक है, बालक को पता चला कि यह फूल है, उसको पता कहां से चला, प्रत्यक्षीकरण और भौतिक सूचनाओं को एकत्रित करके उसको पता चला, और उसे संगठन कहा जाता है। यह मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं, जो कि हमारे डेली बेसिस पे रहता है। दूसरा, उसको पता क्या चला कि यह कमल का फूल है, इसका मतलब उसने क्या किया, अनुकूलन किया। उसने क्या किया, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को मध्य एक संतुलन बनाया। उसने क्या बनाया, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य उसने एक संतुलन बनाया, और संतुलन बनाने के बाद उसने क्या किया, आत्मसातीकरण किया। मतलब क्या, नवीन ज्ञान के मध्य संबंध बनाया, या कह सकते हैं समायोजन किया। अनुकूलन की ही दो विशेषताएं होती हैं। पहला तो होता है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण में क्या होता है, उसको जो नवीन ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको जो नवीन ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह नवीन ज्ञान के द्वारा उसने क्या किया, उसमें संबंध स्थापित किया। देखिए फूल है, जब फूल के विषय में बात करेंगे तभी तो वह बोलेगा कि यह कमल का फूल है। इसका मतलब क्या है, नवीन ज्ञान के मध्य उसने संबंध स्थापित किया। देखिए मान के चलो उसके लिए फूल मिला था, उसको बताया गया था कि यह फूल है। देखिए दोस्तों, बालक है, उसने पहले संगठन किया, फिर उसके बाद अनुकूलन बनाया, फिर उसने यहाँ पे आत्मसातीकरण किया। क्या किया दोस्तों, आत्मसातीकरण किया, और तब उसने क्या पता चला इसको कि यह चमेली का फूल भी होता है। उसने क्या पता किया दोस्तों कि चमेली का फूल भी होता है। सबसे पहले उसको क्या पता चला कि कोई फूल नाम की कोई वस्तु होती है। सबसे पहले उसको क्या पता चला कि फूल नाम की भी कोई वस्तु होती है। जब उसको यह पता चला कि फूल नाम की भी कोई वस्तु होती है दोस्तों, तब उसने क्या किया, संगठन किया। लेकिन जब फूल नाम की कोई वस्तु होती है, यह कौन सा फूल है, तब उसने बताया कि यह कमल का फूल है। तब उसने क्या किया, अनुकूलन बनाया। उसने पूर्व ज्ञान और फूल और कमल के फूल के मध्य उसने एक संतुलन बनाया। उसने पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य एक संतुलन बनाया। उसके बाद उसको पता चला कि फूल कई प्रकार के होते हैं, चमेली का फूल भी होता है, कमल का फूल भी होता है, और कई प्रकार के फूल होते हैं। तब उसने क्या किया, आत्मसातीकरण किया, और क्या हुआ, उसका विशिष्टीकरण हुआ। विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है, विस्तार करना, नवीन ज्ञान के मध्य विस्तार करना। नवीन ज्ञान का क्या करना,
विस्तार करना, उसके लिए जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका विस्तार करना, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? विशिष्टीकरण कहा जाता है। सबसे पहले उसको क्या पता चला कि कोई फूल होता है, उस फूल के बाद उसके सामने कौन सा फूल रखा था, उसने कहा ये कमल का फूल है। कमल का फूल देखने के बाद उसको क्या पता चला कि फूल कई प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से इसका एक उदाहरण होता है। अब इसके हम परिभाषाएं लिखेंगे जो आपसे पूछी जाती हैं। हेडिंग डालिएगा दोस्तों संगठन। लिखिएगा संगठन प्रत्यक्षीकृत एवं प्रत्यक्षीकृत एवं बौद्धिक सूचनाएं एकत्रित करना, अगली जो हमारी परिभाषा होगी दोस्तों वह होगी हमारी अनुकूलन। अगली क्या परिभाषा होगी हमारी? अनुकूलन। इसका क्या होगा? पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन बनाना। संतुलन बनाना। अगली जो हमारी परिभाषा होगी वह होगी आत्मसातीकरण। इसका मतलब आत्मसातीकरण मतलब क्या होता है? नवीन ज्ञान से संबंध या समायोजन करना। संबंध और समायोजन एक ही होता है दोस्तों। नवीन ज्ञान से संबंध या समायोजन करना। अगला होता है विशिष्टीकरण। इसका होगा नवीन ज्ञान का विस्तार करना। नवीन ज्ञान का विस्तार करना दोस्तों। तो इस तरीके से हमारी कुछ जो इसकी परिभाषा हो जाती है वो ये होती है। संगठन करना, प्रत्यक्षीकरण करना, यहाँ पता लगाता है कि यह फूल है, और यहाँ पे क्या पता करता है कि यह कमल का फूल है, क्योंकि फूल और कमल के फूल के मध्य उसने संबंध स्थापित किया। यहाँ जो उसको ये पता चलता है कि फूल कई प्रकार के होते हैं। चमेली का फूल भी होता है, गेंदा का फूल भी होता है, मैरीगोल्ड का सनफ्लावर भी होता है, सूरजमुखी का फूल भी होता है। इस प्रकार से उसको कई प्रकार के फूलों के बारे में पता चलता है दोस्तों। और यहाँ से फिर क्या होता है? उसका नवीन ज्ञान का क्या होता है? विस्तार होता है दोस्तों। तो ये होता है कुछ उनके द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत दिए गए हैं वो इन 4 बातों पर दिए गए हैं जो हमने यहाँ पर देख लिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कुछ मैं आपको इसकी कुछ महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। अब इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं दोस्तों। क्या दी हैं? संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। अब उन 4 अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहली जो अवस्था दी है उन्होंने दी है गामक एवं संवेदी या संवेदात्मक। गामक अवस्था, संवेदी अवस्था या संवेदात्मक अवस्था, ये तीनों अवस्था एक ही है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। पहली जो अवस्था होती है वह होती है गामक। गामक अवस्था
यह कहा जाता है संवेदी अवस्था या संवेदात्मक संवेदना अवस्था। यह जो अवस्था होती है दोस्तों, यह अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष। यह अवस्था होती है दोस्तों 0 से 2 वर्ष के बीच की यह अवस्था होती है जीन पियाजे के अनुसार। देखिए इसमें एक शब्द आपको दिख रहा होगा, गामक अवस्थाएं। गामक क्रियाएं, देखिए अवस्था का मतलब क्या है, बालक इस वक्त गामक क्रियाएं कर रहा है। तो देखिए गामक क्रियाएं क्या होती हैं। गामक क्रियाएं जो होती हैं लिखेंगे बालक के द्वारा बालक के शरीर के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, जो क्रियाएं की जाती हैं गामक क्रियाएं कहलाती हैं। गामक क्रिया कहलाती है दोस्तों। देखिए बालक के द्वारा, बालक के शरीर के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें गामक क्रिया कहा जाता है। एक बात का याद रखिएगा, गामक क्रियाएं हमेशा जो भी होती हैं वह 0 से 2 वर्ष तक ही होती हैं। इसके बाद बालक के द्वारा कोई भी गामक क्रिया नहीं होती। गामक क्रिया का शब्द का प्रयोग छोटे बच्चों के लिए होता है जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक अपने शरीर के माध्यम से जो क्रियाएं करते हैं उन्हें गामक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि उठना, बैठना, चलना, रेत पर लाइन बनाना, रेत पर लाइन बनाना, अंगूठा चूसना, अंगूठा चूसना। इस तरीके की जो बालक क्रियाएं करता है, बालक बैठता है, उठता है, रेंगता है, चलता है, रेत पर कई प्रकार की लाइनें बनाता है और अंगूठा चूसता है, ये जो क्रियाएं होती हैं ये गामक क्रियाएं होती हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, गामक अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक गामक क्रियाएं करता है। इस अवस्था में क्या करता है बालक, गामक क्रियाएं करता है, इसीलिए इसे गामक अवस्था कहा जाता है। अब देखिए दूसरा जो एक शब्द आप देख रहे हैं वो है संवेदना। ठीक है दोस्तों, संवेदना। संवेदना आपसे पूछेंगे, संवेदन हमारी 5 इंद्रियां जो होती हैं जिनसे हमें संवेदना प्राप्त होती है। संवेदना मतलब क्या, महसूस करने की क्षमता। 5 इंद्रियां जो होती हैं उनके द्वारा हमारे महसूस करने की क्षमता होती है, जिन्हें संवेदना कहा जाता है। संवेदा, संवेदी मतलब संवेदना रहती है हमारे अंदर। कौन कौन से होती हैं, जीभ, नाक, कान, आंख और त्वचा। देखिए ये जो 5 इंद्रियां होती हैं इनके द्वारा हम महसूस करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, संवेदी और संवेदनात्मक अवस्था कहा जाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों जब बालक का जन्म होता है, जब बालक का जन्म होता है, बालक का जन्म हुआ, बालक 1 या 2 माह का रहता है। सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ किस तरीके से बालक संवेदना व्यक्त करता है इन इंद्रियों के द्वारा, 5 इंद्रियों के द्वारा। बालक का जन्म हुआ, जब बालक का जन्म होता है और बालक जब छोटा रहता है तब आप देखिएगा बालक के सामने अगर आप लाइट को अगर बंद करके चालू करते हैं तब बालक क्या करता है, अपनी आंखों और लाइट के मध्य संबंध स्थापित कर लेता है और बालक अपनी आंखों को बंद करने लगता है, अपनी आंखों को भींचने लगता है उसको, क्योंकि वह जो प्रकाश की लाइट होती है वह उसकी आंखों पर पड़ती है। इसका मतलब क्या है, उस प्रकाश की लाइट को वह अपनी आंखों पर महसूस करता है, संवेदना व्यक्त करता है, इसीलिए वह क्या कर लेता है, उसको अपनी बंद कर लेता है। अगर बच्चे को धूप में बिठा दिया जाए, जब उसको तेज धूप लगती है तो उसकी त्वचा उसको महसूस करने लगती है कि उसे बहुत तेज धूप लग रही है और वह रोने लगता है दोस्तों। तो इस प्रकार के कई प्रकार के गामक क्रियाएं होती हैं जो संवेदना के द्वारा व्यक्त होती हैं।
ठीक है दोस्तों, गामक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? चलना, उठना, बैठना, रेत पर लाइनें बनाना और अंगूठे चूसना, ये गामक क्रियाएं होती हैं। तो गामक क्रियाएं होने की वजह से, गामक क्रियाएं करने की वजह से इसे गामक अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक गामक क्रियाएं करता है। दूसरी जो हमारी बात है संवेदना, संवेदी और संवेदनात्मक अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अवस्था में बालक संवेदनशील अंगों के द्वारा संवेदना व्यक्त करता है, महसूस करता है दोस्तों, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? संवेदना कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इस वक्त जो बालक रहता है, इस वक्त बालक की क्या क्या क्रियाएं होती हैं, क्या क्या बालक की सब, क्या क्या बालक के नियम होते हैं, क्या क्या बालक इसमें क्रियाएं करता है। देखिए इसी में एक बालक एक चीज और प्रश्न किया जाता है। देखिए गामक क्रियाएं, ये तो पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, गामक क्रियाएं क्या होती हैं। इसी में एक चीज और पूछी जाती है, स्कीमा। जीन पियाजे के द्वारा एक नाम और लिया गया, उसका नाम है स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है दोस्तों? बालक के द्वारा, बालक के शरीर के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, बालक के शरीर के द्वारा जो गामक क्रियाएं की जाती हैं, वह क्रियाएं मस्तिष्क के जिस माध्यम से जुड़ी होती हैं, वह क्रियाएं मस्तिष्क के जिस माध्यम से जुड़ी होती हैं या जिस संज्ञान से जुड़ी होती हैं, उसे स्कीमा कहा जाता है। बालक के द्वारा जो गामक क्रियाएं की जाती हैं, बालक के द्वारा जो गामक क्रियाएं की जाती हैं, वह गामक क्रियाएं मस्तिष्क के जिस माध्यम से जुड़ी होती हैं, जिस संज्ञान से जुड़ी होती हैं, उसे स्कीमा कहा जाता है दोस्तों। ये परिभाषा है, महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी जाती है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। स्कीमा बालक के द्वारा जो गामक क्रियाएं की जाती हैं, बालक के द्वारा जो गामक क्रियाएं की जाती हैं, वह क्रियाएं मस्तिष्क के जिस माध्यम से जुड़ी होती हैं, जिस माध्यम से जुड़ी होती हैं, स्कीमा कहलाती हैं। ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये पेपर में पूछी जाती है। स्कीमा किसे कहा जाता है, किसके द्वारा दिया गया? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। इन्होंने क्या कहा? बालक के द्वारा जो गामक क्रियाएं की जाती हैं, वही क्रियाएं मस्तिष्क के जिस माध्यम से या जिस संज्ञान से जुड़ी होती हैं, उसे स्कीमा कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये परिभाषा हो जाती है। और हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? गामक अवस्थाएं, संवेदना और संवेदना अवस्थाएं के बारे में पढ़ लिया। और ये कहाँ से कहाँ तक की होती हैं? 0 से 2 वर्ष तक की होती है दोस्तों। अब हम आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था पढ़ेंगे दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था पढ़ेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए इस अवस्था में जो बालक होता है वह असमझ होता है, मतलब उसके अंदर समझ नहीं होती। इसका जो समय होता है वह 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच का होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पेपर में पूछा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का मतलब क्या है? बालक इस वक्त असमझ रहता है। कैसा होता है दोस्तों? असमझ होता है। दूसरी चीज, इस काल को अंतः प्रज्ञा काल भी कहा जाता है। अंतः प्रज्ञा काल भी कहा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अंतः प्रज्ञा काल भी कहा जाता है। और इसमें बालकों के अंदर असमझ होती है। इसमें बालक अनुपात नहीं कर पाता है।
अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है। नहीं कर पाता है। इसका मतलब यह है कि बालक को यह चीज का पता नहीं रहता है कि कौन सी वस्तु भारी है, कौन सी वस्तु कम है और कौन सी वस्तु ज्यादा है। जैसे कि अगर ये गिलास है, बालक के सामने अगर एक बड़ा गिलास रख दिया जाए और वो आधा भरा हुआ है, और अगर एक छोटा गिलास रख दिया जाए और वो पूरा भरा हुआ है दोस्तों, तब बालक से अगर आप पूछेंगे कि इसमें से बड़ा गिलास कौन सा है, तो बालक बताएगा कि ये छोटा जो वाला जो गिलास है वह बड़ा गिलास है, क्योंकि यह पूरा भरा हुआ है। यह पूरा भरा हुआ है, इस वजह से बालक बताएगा। अगर एक रुई ले ली जाए, अगर रुई का एक फुब्बारा है और एक लोहे का टुकड़ा है 5 किलो का, अगर बालक से पूछा जाए इसमें से भारी क्या है, तो बालक रुई के फुब्बारे को बड़ा बताएगा, क्योंकि भाई आकार में बड़ा दिख रहा है उसके लिए। इस प्रकार क्या है, बालक असमझ है, बालक के अंदर अनुपात करने की क्षमता नहीं है दोस्तों। अब ये जो अंतर होते हैं, ये होते हैं पूर्व संक्रियात्मक के अंतर। इसमें दोस्तों और पढ़ेंगे अपन। अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है, असमझ होता है, अंतर प्रज्ञाकाल कहलाता है, और इसीलिए इसे कहा जाता है ब्लोमीयता के गुण होते हैं। मतलब जो चीज सही होती है वह बालक नहीं बताएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया रुई और लोहे का टुकड़ा, उसमें उसने क्या बताया, रुई को उसमें ज्यादा बड़ा बताया, भारी बताया, क्योंकि उसके अंदर ब्लोमीयता के गुण होते हैं। जो चीज सत्य होती है वह चीज तो वो नहीं बताता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, ब्लोमीयता के गुण होते हैं। अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है, असमझ होता है, और यहीं पर बालक क्या करने लगता है, अतार्किक चिंतन करने लगता है दोस्तों। अतार्किक चिंतन करने लगता है। अतार्किक चिंतन करने लगता है। इस तरीके से दोस्तों ये हमारे पूर्व संक्रियात्मक की जो अवस्थाएं होती हैं वह होती हैं दोस्तों कि असमझ होता है, अंतः प्रज्ञाकाल कहा जाता है, अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है, ब्लोमीयता के गुण होते हैं, और इस अवस्था में बालक अतार्किक चिंतन करने लगता है। और अगली जो विशेषता होती है इसकी, वह होती है बालक आस पड़ोस के बच्चों के साथ, बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय होता है 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में। इसमें बालक की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, बालक असमझ होता है, अतार्किक चिंतन करने लगता है, ऐसे चिंतन जिनका कोई तर्क नहीं होता है, अंतः प्रज्ञाकाल कहा जाता है इस अवस्था को, अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है, और ब्लोमीयता के गुण पाए जाते हैं, और बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है। और यहीं पे एक सबसे बड़ी जो बात होती है वह होती है सजीवता के गुण पाए जाते हैं। सजीवता के गुण पाए जाते हैं। ये सजीवता के गुण का मतलब क्या है, सजीवता के गुण जो पाए जाते हैं इसका मतलब है दोस्तों कि जैसे बालक है, जो बालक ऊपर चंद्रमा को देखता है तो क्या बोलता है, चंदा हमारे मामा है। क्या बोलता है, चंदा हमारे मामा है, और वह उसको एक सजीवता के रूप में व्यक्त करता है, उसके लिए सजीवता के रूप में दिखाई देता है। क्या बोलता है, चंदा हमारा मामा है। और दूसरा अगर बोला जाए, जैसे कोई गुड़िया है, अगर किसी बालक या बालिका के हाथ में अगर कोई डॉल है या छोटी सी गुड़िया का गुड्डा है, उसको क्या बोलती है, यह हमारी शैली है, या यह हमारी गुड़िया है। इसका नाम रख देता है, कुछ भी नाम रख देता है उसका, उस नाम के द्वारा क्या बोलती है, ये तो मेरी शैली है, मैं उसको खाना खिलाऊंगी। इस प्रकार की जो धारणाएं होती हैं उसमें सजीवता के गुण पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, वह एक गुड्डे का नामकरण करके उसके प्रति अपनी सजीवता व्यक्त करती है। इसलिए क्या कहा जाता है कि बालिका इस अवस्था में बालक के अंदर सजीवता के गुण होते हैं। यह हमारी नाम दे देती है और बोलती है कि मैं इसे खाना खिलाऊंगी, मैं इसे पानी पिलाऊंगी, यह मेरे साथ खेलेगी। इस तरीके के गुण व्यक्त करने लगते हैं जिन्हें सजीवता के गुण कहा जाता है।
तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, असमंज होता है, इस अवस्था में बालक के अंदर समझदारी नहीं होती है, अंतः प्रज्ञा काल कहा जाता है इस काल के लिए, और अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है कि कौन सा चीज भारी है, कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी चीज छोटी है, आरोही अवरोही का उसे क्रम का सही ज्ञान नहीं होता है। यहाँ पे ब्लौमिता के गुण होते हैं, इसका मतलब जो चीज सही है वह चीज सही नहीं बतलाता है, उसके अपोजिट ही कोई कार्य करता है। यहाँ पर होता है अतार्किक चिंतन करने लगता है, अतार्किक चिंतन करता है, और यहाँ पर है बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है और सजीवता के गुण पाए जाते हैं, जैसे कि चन्ना को मामा कहना और किसी भी गुड़िया का नामकरण करके उसके साथ अपनी क्रियाएं करना, जैसे कि बोलती है कि ये गुड़िया है, यह मेरी सहेली है, यह मेरी रोशनी है, इसका नाम दे देता है, और उसके साथ बोलती है कि मैं इसके साथ खाना खाऊंगी, इसे पानी पिलाऊंगी, इसके साथ में खेल खेलूंगी। इस तरीके की जो गुण व्यक्त करती हैं लड़कियां, जो बालक होते हैं या बालिकाएं होती हैं, उनमें सजीवता के गुण पाए जाते हैं। और यह कब पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब दोस्तों हम अगली अवस्था देखेंगे और वह है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वह होगी दोस्तों हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो समय काल होता है दोस्तों, वह होता है 7 से 11 वर्ष का। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बार बार आपको बताता हूं क्योंकि पेपर में समय पूछा जाता है कि मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था होती है। 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं और इनमें से आपको समय बताना पड़ता है, समय काल के बारे में बताना पड़ता है। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की तीसरी अवस्था है जिसे कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक समझदार हो जाता है, समझदार हो जाता है, अनुपात का ज्ञान हो जाता है, अनुपात का ज्ञान होना, आरोही अवरोही क्रम का ज्ञान होना, आरोही अवरोही क्रम का ज्ञान होना, और इसी अवस्था में होता है दोस्तों तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन या वह अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन मैंने आपको बताया था दोस्तों, इस तरीके का चिंतन जो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है फिर भी उसके बारे में चिंतन करना, उसे अमूर्त चिंतन कहा जाता है। अतार्किक चिंतन ऐसा चिंतन जिसका कोई तर्क नहीं होता, वह चिंतन होता है। तार्किक चिंतन जिसका कोई तर्क होता है। तो इस अवस्था के जो बालक होते हैं, मूर्त संक्रियात्मक के जो बालक होते हैं, वह कैसे होते हैं, वह तार्किक चिंतन करने लगते हैं और अमूर्त चिंतन, वह तार्किक चिंतन करने लगते हैं दोस्तों, उनके अंदर तार्किक चिंतन करने की क्षमता आ जाती है और वो तार्किक चिंतन करने लगते हैं। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगली जो विशेषता रहेगी पूर्व संक्रियात्मक की कमी को, पूर्व संक्रियात्मक की कमी को, पूर्व संक्रियात्मक की कमी को मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में पूर्ण करते हैं। मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में पूर्ण करते हैं। क्या है दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच में बालक समझदार हो जाता है, अनुपात का ज्ञान होने लगता है। इसके सामने अगर आप रख देंगे, कोई रुई का गुब्बारा रख देंगे या कोई लोहे का बाट रख देंगे, तो उसमें बालक तुरंत उसका अनुमान लगा लेता है कि कौन सी वस्तु भारी है, कौन सी आकार में बड़ी है, कौन सी लंबाई में बड़ी है। इसका उसको समझदार होने लगता है, उसको ज्ञान हो जाता है। इसीलिए क्या क्या कहते हैं, अनुपात का ज्ञान होना, आरोही अवरोही का क्रम का ज्ञान होना कि कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी चीज छोटी है।
और तार्किक चिंतन करना। अगला होता है पूर्व संक्रियात्मक की पूर्व संक्रियात्मक में जो कमी रह जाती है, पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था में जो कमी रह जाती है, उस कमी को वह मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में पूर्ण करता है दोस्तों। तो इस तरीके की हमारी जो विशेषताएं होती हैं वो मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था होती हैं। इसके बाद जो अवस्था होती हैं, और इस अवस्था में बालक कार्य कारण कार्य करने लगता है। क्या करने लगता है दोस्तों? कार्य कारण करने लगता है, कार्य कारण करने लगता है। कार्य कारण का मतलब क्या है? अपने कार्य करने लगता है। जिन कार्य का कोई कारण होता है वह कार्य करने लगता है दोस्तों इस अवस्था में। जैसे कि बालक का विद्यालय जाना, बालक का पढ़ाई करना, बालक का लिखना, बालक स्वयं पर निर्भर हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? कार्य कारण करने लगता है। तो ये सब विशेषताएं होती हैं मूर्त संक्रियात्मक की। कि समझदार का हो जाना, समझदार हो जाता है, अनुपात का ज्ञान हो जाता है, आरोही अवरोही क्रम का ज्ञान, पूर्व संक्रियात्मक की कमी को मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में पूरा करना, और कार्य कारण कार्य करने लगता है। इस तरीके की हमारी कुछ विशेषताएं होती हैं इसमें मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगली जो चौथी अवस्था होती है जीन प्याजे के अनुसार वह होती है औपचारिकता की अवस्था। नोट करिएगा। औपचारिकता की अवस्था, औपचारिकता संक्रियात्मक अवस्था यह होती है दोस्तों 11 से 15 वर्ष के बीच में। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। औपचारिकता संक्रियात्मक की अवस्था, इस अवस्था में बालक के अंदर औपचारिकता आने लगती है। इस अवस्था में बालक के अंदर औपचारिकता आने लगती है, और इस अवस्था में जो बालक रहता है वह अंकों का प्रयोग करने लगता है, वह अंकों का प्रयोग करने लगता है, समस्या का समाधान करने लगता है, समस्या का समाधान करने लगता है, और अमूर्त चिंतन करने लगता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में वाला औपचारिकता के गुण पाए जाते हैं। इसका समय काल होता है 11 से 15 वर्ष के बीच का। इसकी विशेषता क्या होती है? इस अवस्था का बालक अंकों का प्रयोग करने लगता है, अंकों का इस्तेमाल करने लगता है, वाक्यों का प्रयोग करने लगता है, और समस्या का समाधान करने लगता है। बालक के अंदर जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान करने लगता है, और अमूर्त चिंतन करने लगता है। इस तरीके के चिंतन करने लगता है, भविष्य के बारे में सोचने लगता है दोस्तों। इस तरीके के जो चिंतन होता है, तो ये जो विशेषताएं होती हैं ये औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था होती है, विशेषता होती है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण अगर इसमें से बात बाहर निकल के आती है दोस्तों, तो वह क्या है? देखिए जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण कितने होते हैं? 4 होते हैं। गामक अवस्थाएं संवेदी संवेदना अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की होती है। इस तरीके से जीन प्याजे की 4 अवस्थाएं होती हैं जिनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे अध्ययन किया दोस्तों। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस जीन प्याजे के चैप्टर से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। वो 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि जीन प्याजे कहाँ के निवासी हैं, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। जीन प्याजे को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। जीन प्याजे को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। दूसरी बात होती है स्कीमा नाम शब्द का प्रयोग जीन प्याजे के द्वारा किया गया, और स्कीमा किसे कहा जाता है? बालक के द्वारा जो गामक क्रियाएं की जाती हैं, बालक के द्वारा जो गामक क्रियाएं की जाती हैं
वह गामक क्रियाएं मस्तिष्क के जिस माध्यम से जुड़ी होती हैं, जिस संज्ञान से जुड़ी होती हैं, उसे स्कीमा कहा जाता है दोस्तों। वह जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। चौथा क्वेश्चन होता है कि जीन पियाजे ने शिक्षा को महत्व न देकर वातावरण को विशेष महत्व दिया है और अपना सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। शिक्षा को महत्व न देकर वातावरण को महत्व दिया है, ये होती है चौथी बात। अगली बात होती है कि सर्वप्रथम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो सर्वप्रथम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया और द्वितीय सिद्धांत जो दिया गया था वो जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था दोस्तों, याद रखना। जेरोम ब्रूनर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसमें उनकी 3 अवस्थाएं हुआ करती हैं। जीन पियाजे के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। ये 5 क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया या अवस्था का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो क्या है दोस्तों? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है दोस्तों। ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 0 से 2 वर्ष की कौन सी अवस्था होती है? 2 से 7 वर्ष के बीच की कौन सी अवस्था होती है? और 7 से 11 वर्ष की कौन सी अवस्था होती है? 11 से 15 वर्ष की कौन सी अवस्था होती है? अगला प्रश्न होता है अंतः प्रज्ञा काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अंतः प्रज्ञा काल कहा जाता है दोस्तों। मूर्ति चिंतन वाला कब कौन सी अवस्था में करता है? तार्किक चिंतन किस अवस्था में करता है? अतार्किक चिंतन कौन सी अवस्था में करता है? तो ये सभी प्रश्न जो बनते हैं दोस्तों इसी चैप्टर से बनते हैं दोस्तों, तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा और जो भी आपको दिक्कत या परेशानी होती है आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान करवाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा। जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों और वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप ही के माध्यम से इस चैनल को सफल बनाया जा सकता है और यह आपके लिए एक अच्छी पहल है। देखिए मेरे द्वारा मैंने आपको बताया ये जो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है ये मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको डिस्क्रिप्शन लिंक आपको दे दी जाएगी, उसको आप डाउनलोड करिएगा और नोटबुक में नोट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके हस्तलिखित जो नोट्स होते हैं जो आपके द्वारा लिखे जाते हैं वह आपका माइंड का सबसे बड़ा सेटअप होता है जो आपकी माइंड की मेमोरी से कभी डिलीट नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि नोट्स अपने स्वयं बनाएं, खुद लिखें, ताकि आगे चल के जब भी आप कभी उसको रिवीजन करते हैं तो आपको बहुत ही मदद मिलती है दोस्तों। तो ये हमारे कुछ सिद्धांत हो जाते हैं। कल दोस्तों हम पढ़ेंगे इवान पेट्रिक पावलोव के बारे में कि पावलोव का सिद्धांत क्या है, उनका प्रतिपादन क्या है, किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया बाल विकास के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जय हो भाभी।